हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में जो है ये हमारी जो कंप्यूटर लेक्चर की जो वीडियो सीरीज है उसका ये आपका लेक्चर नंबर 26 है। ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में, जो हमारा टॉपिक था। देखिए, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने यही टॉपिक कवर किया था, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। वो वीडियो इसका पार्ट फर्स्ट था, उसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हमने। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में हमने देखा था। बाकी का जो कंटेंट है आज इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे, ये उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, जब जाके आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले सिस्टम डिजाइन एनालिसिस और डिजाइन के अंदर जो पहला हमारा टॉपिक है, देखिएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। आपका जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन हमने जो कल से हम पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो से, उसके अंदर जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता क्या है। देखिएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यहाँ पर पहले ये जो वर्ड है रिक्वायरमेंट का तो मतलब आपको पता है। ठीक है, आवश्यकता। यहाँ पर गैदरिंग का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। गैदरिंग मतलब कि एक तरीके से कलेक्ट करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, या फिर हिंदी में बोले तो आप इकट्ठा करना। ठीक है, या एकत्रित करना, वो गैदरिंग होता है आपका। ठीक है, प्राप्त करना। तो ये कई सारे मीन्स जो है इसके निकलते हैं यहाँ पर। तो अब डेफिनेशन की फॉर्म में इसको देखते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है। देखिएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक प्रोसेस है समझने का, व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड व्हाई यू आर बिल्डिंग इट, और आप इसे क्यों बना रहे हो। तो सिंपल भाषा में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, हम ये समझ पाए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, कि आपको क्या बनाने की चाह रहे हैं, आप क्या बनाना चाह रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं आप। ये आप किसके माध्यम से समझ पाते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के माध्यम से। साथ ही आप जो है ये समझ पाते हैं कि इस सिस्टम को हम क्यों बना रहे हैं, हमारी आवश्यकता क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, तो ये पता, इसको भी जो है आप किसके माध्यम से समझ पाते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो प्रोसेस है इसके माध्यम से समझ पाते हैं। समझ में आ गया। रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज ऑफन रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये जो मतलब कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मतलब कि आप एक जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करने का ही, उसका ही एक पार्ट है। जो हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, तो उसी का एक हिस्सा है जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हम उसके अंदर पहले, सबसे पहले हम मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्यों बना रहे हैं हम इस एप्लीकेशन को, हमारी बनाने की वजह क्या है, और मतलब कि आप मतलब कि ट्राइंग टू बिल्ड, क्या आप बनाना चाह रहे हैं, क्या किस तरीके का एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग के जरिए आप जो है समझ पाते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है, उसी का एक हिस्सा है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर ही जो है ये इसका एक पार्ट है। यहाँ पर देखिएगा, आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, और लगा के, ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम लाइक एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पर ये इसके जो है एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। यहाँ पर अप्लाइड, आप जो है इसको अप्लाइड टू एनी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, इसमें किसी भी एनी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट साथ जो है आप इसको अप्लाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने। ठीक है, यहाँ अब हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग जान लिया कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 मेन सब प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग के 3 मेन सब प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा, पहला जो सब प्रोसेस है वो है रिक्वायरमेंट एलिसिशन, दूसरा है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा है यहाँ पर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। ये 3 जो स्टेप्स हैं ये हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, अब वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, रिक्वायरमेंट एलिसिएशंस। रिक्वायरमेंट एलिसिएशंस यहाँ पर अगर बात करते हैं, एलिसिएशंस का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज को पाना या प्राप्त करना। ठीक है, रिक्वायरमेंट का पता ही है आपको। तो ये इसका सब प्रोसेस है, इसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। एक तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट एलिसिएशंस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, और एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट कंफर्मेशन। ये 3 इसके मेन सब प्रोसेस हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिएगा वन बाय वन तीनों को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एलिसिएशंस की बात करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ आस्किंग फॉर ए कलेक्टिंग टॉप लेवल रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। देखिएगा रिक्वायरमेंट एलिसिएशंस एक प्रोसेस है ऑफ आस्किंग फॉर एंड कलेक्टिंग टॉप लेवल रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। यानी कि देखिएगा यहाँ पर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यह बताते हैं आप। जितने भी देखिएगा जो टॉप लेवल रिक्वायरमेंट मतलब कि जो होती है हमारी जो टॉप लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको कलेक्ट करते हैं करने के लिए और उनको मतलब पूछने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब कि जो रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उपयोगकर्ता होते हैं या फिर जो ग्राहक होते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उनसे उनकी जानकारी पूछने का जो है क्या है, ये मतलब कि एक प्रोसेस है। देखिएगा इसी से आपको पता चल रहा है रिक्वायरमेंट एलिसिएशंस। मतलब कि कोई मान लीजिए आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने आया, मान लीजिए आप डेवलपर है, आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप कराने आया, तो आप पहले उससे क्या पूछोगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूछोगे, मतलब किस तरीके से जो है क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो जो मतलब कि जो उसकी मतलब कि क्या है रिक्वायरमेंट्स है उनको कलेक्ट करना और उससे पूछना, वो जो टॉप लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कलेक्ट करना और उससे पूछना, ये क्या कहलाता है, रिक्वायरमेंट एलिसिएशंस कहलाता है, ठीक है। तो उसका एक तरीके का एक प्रोसेस है। Efforts should be made to accurate for the need of customer, their user, and the internal stakeholders within your own company and your key suppliers, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। दूसरा है आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइज द इनपुट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एलिसिएशन प्रोसेस इनटू वेदर format is appropriate for your organization. This formatting may included। देखिएगा इसका मतलब क्या है, ये आपके जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या फिर जो आपका मतलब जो डिमांड्स है, ठीक है, जो आपकी क्या है डिमांड्स है, ठीक है, उसके हिसाब से ये है ये क्या करता है, आपको एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट तैयार करता है आपके लिए, ठीक है। क्या करता है, एक एप्रोप्रिएट आपके जरूरतों के हिसाब से जो है इसके अंदर आपके लिए एक जो है क्या किया जाता है, एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है, जिसके अंदर यूजर स्टोरीज आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं, फंक्शनल डिकम्पोजिशंस इसमें शामिल होते हैं, फीचर्स डिस्क्रिप्शन इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ गई आपकी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यानी कि पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन, आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, यानी कि उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी, ठीक है, फीचर्स वगैरह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उन चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन में। एक होता है उसके बाद में देखिएगा जो तीसरा होता है रिक्वायरमेंट कंफर्मेशन। अब यहाँ पर कंफर्मेशन मतलब कि पक्का हो गया, ठीक है, कंफर्म हो गया चीज़ें। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर ऑल स्टेक होल्डर एंड टर्म मेंबर्स हैव ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम ये श्योरिटी देते हैं स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, या फिर वो श्योर हो जाते हैं कि जो आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर उनको समझ में आ जाए जो हम बनाना चाह रहे हैं। हम आपस में जो स्टेक होल्डर्स या फिर जो बनाने वाले डेवलपर्स होता है दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसने जो बताया हम वो बना रहे हैं, एक पूरा का पूरा अपने डॉक्यूमेंटेशन उसको बता दिया कि ये चीज़ें बनेगी आपकी, अब ये इस तरीके से बनेगा पूरा आपका, ठीक है। तो आपका एक पूरा जो है कंफर्मेशन के अंदर आता है, रिक्वायरमेंट कंफर्मेशन, ठीक है। दिस इन्वॉल्व रिव्यूइंग एंड रिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो है रिव्यूइंग किया जाता है, क्या किया जाता है इसमें, एक तो इन्वॉल्व है रिव्यूइंग, यानी कि उसको रिव्यू किया जाता है कि जो आपका डिमांड्स हैं वो यहाँ पे रिव्यू की जाएगी, वो सही है या एग्जैक्ट जो आप जो डिमांड्स हैं उसके हिसाब से जो है आपने चीज़ें तैयार की है, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में ये नहीं की है, वो चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। इट विल वेरी लाइकली रिक्वायर एडिशनल एलिसिएशंस एंड रिविजन्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। अब यहाँ पर तीन जो इसकी सब प्रोसेस है हमने डिस्कस की है। अब व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी या फिर आप कह सकते हो बेनिफिट क्या है इसके रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। देखिएगा बियॉन्ड ऑफ ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ हैविंग रिक्वायरमेंट्स विथ विच टू वर्क
ये गुड रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस ऑफर फॉलोइंग बेनिफिट्स। देखिएगा यहाँ पर बेनिफिट आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखिएगा हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट उससे पहले चीज़ें पूछी है, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछा कि हाँ आपकी डिमांड्स बताइए, उसके हिसाब से हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया और उसके बाद से जो है कंफर्मेशन सारी चीज़ें हो गई क्लियर की, हाँ अब सारा चीज़ें पक्का हो गया, अब आपको डेवलपिंग तैयार करनी है, कोडिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमने सारी चीज़ें पहले एक दूसरे के साथ शेयर कर ली, ठीक है। तो इससे बेनिफिट सबसे बड़ा तो यही हुआ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, कि हाँ भाई उसकी जो ज़रूरतें थी वो आपकी क्लियर हो गई कि हाँ ये ज़रूरत थी, इस हिसाब से सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है, ये डेवलप हो गई, चीज़ें हो गई, तो दोनों की पार्टियों के बीच में क्लियर हो गई सारी चीज़ें, क्लियरेंस जो है फाइनल हो गया उसका क्लियर, ठीक है। तो इससे यहाँ पर बेनिफिट ये हो गया कि चीज़ें एक तो जो है क्लियर हो गई, तो आप जो है जो मतलब कि उसके अंदर कुछ एरर्स होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि यूजर के अकॉर्डिंग बनेगा, फिर वो जो सिस्टम है वो यूजर के अकॉर्डिंग बनेगा वहां पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बता रखा है इसने, एक तो यहाँ पर बेनिफिट बता रखा है, ग्रेटली इंप्रूव द चांस दैट कस्टमर एंड यूजर विल गेट दैट वे दे वांट। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट तो इसमें यही होता है कि जो यूजर को चाहिए, मतलब जो कस्टमर को चाहिए, वही जो उसको रिक्वायरमेंट्स है वही चीज बन के आएगी सामने, आउटपुट में क्या आएगी, वही चीज आउटपुट में आएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही सारी चीजें फिक्स कर ली है कि इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका लेआउट है सॉफ्टवेयर का, यहाँ पर ये फीचर्स लगेंगे इसके अंदर, तो सारी चीजें पहले ही फिक्स कर ली हमने। तो इससे क्या होगा कि जो इंप्रूवमेंट होगा मतलब कि यूजर और या फिर जो कस्टमर है उनके बीच में जो मतलब कि इंप्रूवमेंट का चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं होगी कोई भी चीज़ को मतलब कि समझाने में, या फिर जो सारी चीज़ें पहले से क्लियर है दोनों के बीच में, ठीक है। डिक्रीज द चांस ऑफ फेल्ड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। मान लीजिए एक चीज़ होती है, एक तो आया कोई, मान लीजिए यूजर आया और आप डेवलपर है, आपके पास आया और आपसे बोल दिया कि सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर बना दो मेरे लिए, ठीक है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बना दो। उसने कुछ नहीं बताया, उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताए, उसके जो फीचर्स वगैरह नहीं बताए उसने, और यहाँ पर इसने पूछे भी नहीं डेवलपर ने, ठीक है। अब क्या कर दिया डेवलपर ने, डायरेक्ट बिना कुछ पूछे हुए जो मैंने ऊपर जो सब प्रोसेस बताए थे 3, ठीक है, वो बिना उनमें से कोई भी फॉलो नहीं किया और डायरेक्ट अपने मन से जो है एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बना दी और यूजर को थमा दिया कि ये लो आपका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखिएगा यूजर एक तो जैसा चाह रहा था वैसा सॉफ्टवेयर नहीं बना उसका, यूजर को पता नहीं क्या क्या डिमांड्स थी, तो यूजर को तो डिमांड्स का ही अभी तो यूजर ने बताई नहीं, तो उसका डिमांड्स के अनुसार सॉफ्टवेयर नहीं बना एक तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यूजर हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट ही नहीं करे, या फिर बोले कि इसको आप असेंबल करो या फिर जो है रिबिल्ड करो आप उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं जो डिक्रीज द चांसेस ऑफ फेल्ड प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का जो अगर आप बिना अपनी डिमांड्स बताए हुए अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके चांसेस फेल्ड के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप जो प्रोसेस हमने ऊपर फॉलो किए हैं उनको अपनाते हो तो जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं फेल्ड होने के प्रोजेक्ट को, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा, रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कैचिंग रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम बिफोर डेवलपिंग बिंग्स। यहाँ पर देखिएगा उसकी जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर ओवरऑल प्रोजेक्ट की कम हो जाती है। कैसे, एक तो यहाँ पर हो गया कि देखिएगा आपने डेवलपर को बोला कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना दो एजुकेशनल, ठीक है, उसने बना दिया। अब यहाँ पर उसने देखा यूजर ने कि यार ये तो इस तरीके से बनना चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था, वैसा नहीं बना, वापस से वो डेवलपर के पास जाएगा, फिर से उसमें कुछ चेंजेस कराएगा, तो उसमें चेंजेस कराने के डेवलपर फिर से उसको पैसे लेगा, फिर से बार बार चेंजेस कराएगा पैसे लेगा। तो अगर वो अपनी डिमांड्स पहले ही बता देता है एक साथ ही तो वो उस हिसाब से बन जाता, तो वो कॉस्ट उसकी बच जाती, तो ये यहाँ पर जो है कॉस्ट बच जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके किसके मतलब कि एडवांटेज हैं, आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग के एडवांटेज, ठीक है। चलिए, सम की चैलेंजेस ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कुछ यहाँ पर इसके अंदर चैलेंजेस जो होते हैं वो आपके सामने हैं, वो भी चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ की चैलेंजेस हैं जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के, वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। वन ऑफ द रीजन प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू द पुअर रिक्वायरमेंट इज दिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग इजंट ईजी। यहाँ पर देखिएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग ईजी नहीं होता है, यहाँ पर कुछ मेन चैलेंजेस होते हैं, इसके अंदर कुछ चैलेंज दिए गए हैं। यहाँ पर फाइंडिंग ऑल द राइट स्टेक होल्डर्स, इसके अंदर एक तो होता है कि एक परफेक्ट मतलब कि एक स्टेक होल्डर को फाइंड करना, या फिर आपके मतलब कि एक परफेक्ट यूजर को जो है फाइंड करना, ये मुश्किल होता है, कई तरीके के यूजर्स आते हैं, ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्टेक होल्डर रियली वांट, दूसरा होता है कि एक स्टेक होल्डर जो है ग्राहक कह सकते हो, वो उसको समझना, उसकी डिमांड्स को समझना, ये काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पर। एक होता है प्लानिंग ऑफ चेंज, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर इसके मेन जो है चैलेंजेस हैं जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है इसके।
उसके बाद में देखिएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग के जो है प्रोसेस के 6 स्टेप्स में यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग को कंप्लीट किया गया है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग को यहाँ पर देखिएगा कंप्लीट करने के लिए 6 स्टेप्स आपके सामने हैं। देखिएगा, एक तो यहाँ पर पहली स्टेप है आइडेंटिफाई द रिलेवेंट स्टेक होल्डर। एक तो यहाँ पर आपके सामने पहला जो मतलब कि टास्क होता है वो होता है कि एक रिलेवेंट स्टेक होल्डर को फाइंड करना। रिलेवेंट जो लोग मतलब कि व्यक्ति है, ठीक है, उसको फाइंड करना जो अपने सिस्टम, अपने जो डेवलपिंग है उसके अनुसार जो है वो जो है रिलेवेंट हो अपने काम के अनुसार। जैसे कि आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, या कराना चाहते हैं, तो एक रिलेवेंट डेवलपर के पास आप जाओगे ना, ठीक है, उससे रिलेटेड वो ये चीज़ यहाँ पर जो है सबसे पहले तो रिलेवेंट चीज़ को फाइंड करना कि अपने काम कौन कर सकता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा इसमें स्टेप आता है एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद में देखिएगा जो प्रोजेक्ट है उसके गोल और ऑब्जेक्ट्स को जो है स्टेबलाइज करना होता है हमें। तीसरा होता है यहाँ पर एलिसिट रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर। जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो स्टेक होल्डर है वहाँ से जो है रिक्वायरमेंट प्राप्त करना होता है, ठीक है, स्टेक होल्डर से जो क्या होती है, जो मतलब कि रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी, जो भी उसकी डिमांड्स होती है उनको क्या करना होता है, प्राप्त करना होता है। फिर डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स बताए उसका डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे, ठीक है। और कंफर्म द रिक्वायरमेंट्स, फिर कंफर्म करेंगे कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स देख लो आप, ये चीज़ें होगी इसके अंदर, कंफर्म कर लिया उससे स्टेक होल्डर से, ठीक है। जब हो गया सब कुछ तो यहाँ पर प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट, तो उस रिक्वायरमेंट को हम प्रायोरिटाइज दे देंगे और शुरू करेंगे अपनी कार्रवाई या फिर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू करेंगे, कोडिंग वगैरह, ठीक। ये हो गया आपका प्रोसेस, हो गया रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। कॉमन रिक्वायरमेंट गैदरिंग पिटफॉल्स। यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब क्या है, आप इसे कह सकते हैं देखिएगा नुकसान, या फिर जो है कॉमन रिक्वायरमेंट गैदरिंग के जो नुकसान है, ठीक है, इस तरीके से पिटफॉल्स यहाँ पर आप इसको एक कम मतलब कि कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो नुकसान से, जो है आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कॉमन रिक्वायरमेंट गैदरिंग पिटफॉल्स। एक तो यहाँ पर जो पहला पिटफॉल्स है वो है मेकिंग एज्यूम्पशन अबाउट व्हाट यू हैव हियर्ड, ठीक है, आपने जो सुना है उसके बारे में अनुमान लगाना। दूसरा होता है फोकसिंग ऑन हाउ इंस्टेड ऑफ व्हाट के बजाय आपको जो है किस पर, हाउ पे फोकस करना कि कैसे जो है इसको करना है इस काम को। एक होता है सफिशिएंट कंसल्टेशन विथ स्टेक होल्डर। एक यहाँ पर चीज होनी चाहिए, जो स्टेक होल्डर है उसके साथ सफिशिएंट, पर्याप्त जो है क्या होना चाहिए, परामर्श होना चाहिए आपका साथ, ठीक है। ये 3 यहाँ पर जो है पिटफॉल्स है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के। उसके बाद में ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग का टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है फीजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। क्या आता है, फीजिबिलिटी एनालिसिस। इसी का ये दूसरा पॉइंट है जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का। तो यहाँ पर फीजिबिलिटी सबसे पहले समझते हैं कि फीजिबिलिटी होता क्या है। देखिए फीजिबिलिटी का हिंदी में आप कह सकते हो व्यवहार्यता, ठीक है, व्यवहार्यता हिंदी में इसका जो है मतलब निकलता है। आप थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगी सारी चीज। फीजिबिलिटी स्टडी इज एन evaluation and analysis of a project or a system that somebody has proposed। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक आपको किसी ने एक प्रोजेक्ट दिया काम करने के लिए, एक स्टेक होल्डर ने आपको प्रोजेक्ट दिया कि ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो उस प्रोजेक्ट को एनालिसिस करना, ठीक है, या फिर उस सिस्टम को एनालिसिस करना जो है क्या कहलाता है, फीजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। पहले तो यहाँ पर फीजिबिलिटी जो है स्टडी हमने देखा कि ये फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, एक प्रोसेस को, एक सॉफ्टवेयर या फिर एक आप कह सकते हो सिस्टम को या प्रोजेक्ट को हमने क्या किया, एनालिसिस किया जो किसी ने दिया है, तो प्रोसेस आपका फीजिबिलिटी एनालिसिस कहलाता है। फीजिबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट ए स्ट्रेटजी, प्लान और डिजाइन इज पॉसिबल एंड मेक सेंस। देखिएगा फीजिबिलिटी एनालिसिस हमने पहले तो स्टडी की, फिजिबिलिटी स्टडी की, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या बताता है, कोई भी जो है आपको किसी ने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, सिस्टम दिया, तो उसको एनालिसिस जो आपने किया वो आपकी फिजिबिलिटी स्टडी कहलाती है। और वहीं जो है उस सिस्टम को या उस प्रोग्राम को या फिर आप कह सकते हैं उस प्रोजेक्ट को आपने एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी है उसकी, जो प्लान है उसका, जो डिजाइन है वो बनाना उसको पॉसिबल है या नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस
प्लान को आपको किसी ने दे, आपको जो है आप डेवलपर हैं, आपको किसी यूजर ने जो है एक प्लान या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया और उसमें कुछ डिमांड्स उसने दे दी, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होती है, ठीक है, वो आपको मिल गई वहां से। और उसके बाद में जो है आपने उस सिस्टम को क्या किया, एनालिसिस किया, तो आपने उसको स्टडी किया, फेजिबिलिटी स्टडी हुई आपकी। उसके बाद में आपने ये देखा कि वो ये कंफर्म किया कि वो जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर है जो उसकी डिमांड्स है वो मतलब कि इम्प्लीमेंट होने लायक है या नहीं है, उनको बनाना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें जो है क्या होती है, फिजिबिलिटी एनालिसिस कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होती है। दिस कैन बी यूज टू वैलिडेट एज्यूम्पशन, कंस्टेंट और डिसीजंस, अप्रोचेज और बिजनेस केसेज। देखिएगा, दिस कैन बी यूज टू वैलिडेट, इसको यूज किया जाता है किसके लिए, वैलिडेट करने के लिए, अजम्पशन को वैलिडेट करने के लिए, कंस्टेंट को, और यहाँ पर डिसीजन, अप्रोचेज और जो बिजनेस केसेज होते हैं इन यहाँ पर इनको वैलिडेट करने के लिए जो है यहाँ पर फिजिबिलिटी एनालिसिस का यूज किया जाता है। द फॉलोइंग कॉमन टाइप ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, नीचे यहाँ पर देखिएगा कुछ कॉमन टाइप है फिजिबिलिटी एनालिसिस के, वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर देखिएगा, फिजिबिलिटी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आया है उसकी डेफिनेशन हिंदी में आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस देखिएगा, कोई भी प्रोजेक्ट हमारी आवश्यकताओं के अनुसार है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, यानी कि वो हम तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिबिलिटी एनालिसिस देखिएगा यहाँ पर, इसमें देखिएगा फिजिबिलिटी एनालिसिस में कितने टाइप्स की एनालिसिस होती है। एक एनालिसिस होती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कौन सी होती है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज होती है। यहाँ पर इसके अंदर होती है एक फिजिबिलिटी, वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि इसमें इकोनॉमिक जो उसके जो कॉस्ट वगैरह है उनको यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसको कॉस्ट वगैरह कितनी है, कितना उसका कॉस्ट आएगा, यूजर उसको पे करने में समर्थ है या नहीं है, और आपकी सारी जो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर स्टडी जो करते हैं उसमें आती है। दूसरी जो यहाँ पर होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीज। टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है, इसके अंदर क्या होती है कि जो उसका रिस्क अज्यूमेंट किया जाता है, जो सॉल्यूशंस हैं उनको निकाला जाता है टेक्निकली, जो उसमें फॉल्ट है जो है, जो रिस्क वगैरह हैं उन चीज़ों को देखा जाता है और उनका सॉल्यूशन जो है उसको निकाला जाता है, ठीक है। एक होता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल में जो आपका सिस्टम है वो कंट्रोल हो रहा है, जो एफिशिएंसी उसकी, जो सर्विसेज वगैरह हैं वो किस तरीके से हो रही है, एफिशिएंसी कैसी है, सर्विसेज कैसी है, कंट्रोल वगैरह प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा, ये सारा आपका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में आता है। एक होता है शेड्यूल्ड फिजिबिलिटी। शेड्यूल्ड फिजिबिलिटी में जो है टाइमलाइन एस्टिमेशन होता है, ठीक है। और जो ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज वगैरह जो चीज़ होती है वो आपकी टाइमलाइन एस्टिमेट जो है ये शेड्यूल फिजिबिलिटी में होती है, ठीक है। एक शेड्यूल का मतलब एक टाइमिंग होती है, एक टाइमलाइन होती है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडीज के जो है टाइप्स हो गए। अब यहाँ पर टाइप ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, हमने ऊपर क्या पढ़े हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज के यहाँ पर जो है टाइप्स पढ़े हैं, किस किस टाइप की जो है फिजिबिलिटी स्टडी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिबिलिटी एनालिसिस जो है उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस के टाइप देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कुछ यहाँ पर टाइप्स हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस के जो आपके सामने देख रखे हुए हैं। पहला यहाँ पर है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी यानी कि इसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड, वही आपका कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड जो एनालिसिस है वो आपका इसके अंदर होता है। दूसरा है कमर्शियल फिजिबिलिटी, तीसरा है टेक्निकल फिजिबिलिटी, चौथा है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, पांचवा है सोशल फिजिबिलिटी, और यहाँ पर छठा है आपका एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी। यहाँ पर नेक्स्ट है लीगल फिजिबिलिटी, एक है यहाँ पर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, वही ऑपरेशन वगैरह का जो फॉर्मेट है वो इसमें आता है, एक शेड्यूल्ड फिजिबिलिटी टाइमलाइन वाला, और एक यहाँ पे मार्केट एंड रियल एस्टेट फिजिबिलिटी, और एक रिसोर्स फिजिबिलिटी। ये कुछ यहाँ पर फिजिबिलिटी एनालिसिस के टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। फिजिबिलिटी का जो चैप्टर था, हमारा टॉपिक था, वो आपने समझा है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, बस यही था आपका फिजिबिलिटी एनालिसिस। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं SADA। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस, और यहाँ पर स्ट्रक्चर डिजाइन, दोनों को यहाँ पर देखते हैं।
देखिएगा स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना। कोई भी आपका एक संरचना होगा, सिस्टम की संरचना कैसी है, या कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसकी संरचना, ठीक है। एनालिसिस मतलब कि संरचना को एनालिसिस करना, उसको समझना। और एक होता है स्ट्रक्चर डिजाइन, जो स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करना, जो प्रारूप आपके सामने दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, जो डिजाइन मतलब कि आपके सामने जो एक सिस्टम दे रखा है उसको डिजाइन करना, ठीक है। देखिएगा डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन is a diagrammatic notations that is designed to help people understand the system। यहाँ पर ऐसे डी है, यहाँ पर ऐसे एस टी, मैं शॉर्ट टर्म यूज करूंगा अब, ठीक है। यहाँ पर एस जब भी हम यूज करें, बोलूँ कि जब भी मैं यहाँ पर बोलूँ कि ऐसे एस टी, ठीक है, तो आपको समझना है स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन। तो यहाँ पर ऐसे एस टी जो है क्या है, एक डायग्रामेटिक नोटेशन है। क्या है, एक डायग्रामेटिक नोटेशन। नोटेशन मतलब कि एक कह सकते हो चित्र, आप कह सकते हो, या डिनोट करने का एक तरीका, ठीक है। तो एक डायग्रामेटिक नोटेशन एक चित्र है दैट इज डिजाइन टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड सिस्टम। एक सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, एक सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए जो है क्या करते हैं, आप एक डायग्रामिक नोटेशन तैयार करते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, ऐसे एस टी कहा जाता है। देखिएगा मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन मान लीजिए बनाना है, ठीक है, एक सिस्टम बनाना, ये फिर आप कर सकते हैं। तो उसके अंदर देखिएगा पहले आप क्या करोगे, एक डमी, आप जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाओगे तो आपको एक वो जो है क्या करेगा, एक डमी जो है एप्लीकेशन बना के दिखाएगा, एक यहाँ पर एक डमी प्रोजेक्ट दिखाएगा आपको, ठीक है, कि ये यहाँ पर चीज़ें आएगी, ये यहाँ पर आएगी, ये चीज़ें, ये फीचर्स यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे, ये तो एक डमी बना देगा आपको, जो डिमांड्स बताइए उसके अनुसार एक डमी प्रोजेक्ट बना देगा, ठीक है। एक पिक्चोरियल जो डायग्राम है वो आपके सामने रख देगा कि ये देखो आपका इस तरीके से बनेगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर यूजर को समझाने के लिए जो ऐसे एस टी क्या है, एक पिक्चोरियल डायग्राम या फिर डायग्रामेटिक नोटेशन है, ठीक है। द बेसिक गोल ऑफ ऐसे एस टी इज टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ द सिस्टम फेलियर। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, जो सिस्टम फेलियर की जो मतलब की प्रॉब्लम्स है उसको कम करने के लिए, साथ ही उसकी जो इम्प्रूव क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। कैसे इम्प्रूव होगी क्वालिटी, कैसे सिस्टम फेलियर रिड्यूस होगा, क्योंकि पहले से हम जो यूजर है जिसकी डिमांड्स उसके अनुसार जो है उसको एक फॉर्मेट बना के दे देंगे कि हाँ इस तरीके का बनेगा आपका एप्लीकेशन, तो वो देखेगा, वो देखने के बाद झट से वो बोल देगा कि यार यहाँ पर ये चेंज करना है आपको, यहाँ पर ये चेंजेस करना है, ठीक है। तो उसी टाइम पे वो बनाने से पहले, जब हमने कोडिंग नहीं की है, खाली एक पिक्चोरियल जो है प्रेजेंटेशन दी है उसको, तो कोडिंग करने से पहले तो वो अपनी कमियां जो है उसको दिखा देगा कि यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए। तो कोडिंग से पहले ही सारी चीज़ें यहाँ पर सेटल्ड हो चुकी है कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, उसके बाद में डेवलपर जो है कोडिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो कोड डेवलपर का टाइम बच जाएगा कि यार बाद में क्या कि कोडिंग में चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कोडिंग कर दी, उसके बाद में दिखाया आपने यूजर को ये इस तरीके से बनेगा, तो वो कई सारे चेंजेस करवाएगा उसके अंदर, तो फिर वापस आपको जो है कोडिंग में चेंजेस करने होंगे। तो ये इसका मेन बेनिफिट होता है ऐसे एस टी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, it establish concert management specification and documentation. It focus on the solidity, fallibility and maintainability of the system, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ये फोकस करता है। बेसिकली द अप्रोच ऑफ SAST इज बेस्ड ऑन द डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम का नाम तो आपने सुना होगा, डाटा फ्लो डायग्राम का नाम सुना है, ठीक है। उसी के मतलब कि आप कह सकते हो कि उसी पर बेस्ड है, उसी की अप्रोच ऑफ SAST बेस्ड ऑन डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। इट इज easy to understand SAST, but it focus on well-defined system boundaries where the JST approach is too complex and does not have any graphical representation. तो यहाँ पर देखिएगा, it is easy to understand SAST। यहाँ पर SAST जो है इसको अंडरस्टैंड करना इजी है, बट इट फोकस ऑन वेल डिफाइंड सिस्टम्स बाउंड्री वेयर JST। लेकिन इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर JST अप्रोच जो है यूज की जाती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। JST अप्रोचेज जो होती हैं वो डिजाइनिंग में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, या फिर जहाँ पर जो है कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, वहाँ पर जो है हम SAST यूज करते हैं, ठीक है। SAST कंबाइंड नाउन एज SAD, इसको कंबाइंड में हम SAD कहते हैं, ठीक है, SAD SAST को, ठीक है।
एंड इट मेनली फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। मेनली ये 3 पॉइंट्स पर फोकस करता है आपका। पहला पॉइंट है उसमें सिस्टम पर फोकस करता है, एक प्रोसेस पर, एक टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। SAST 2 फेजेज होते हैं इसके, एक तो एनालिसिस फेज और एक डिजाइन फेज। SAST के कितने फेज होते हैं? 2। एक तो एनालिसिस फेज होता है, एक डिजाइन फेज होता है। देखिए एनालिसिस फेज में क्या होता है कि डाटा फ्लो डायग्राम होता है। इसके अंदर इट यूज डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा डायरेक्टरी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड ER डायग्राम। एनालिसिस का फेज में क्या होता है कि एनालिसिस किया जाता है, इसलिए उसमें क्या होता है कि होते हैं फ्लो डायग्राम्स होते हैं, डाटा डायरेक्टरीज होती है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होते हैं और ER डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डिजाइन फेज। इसमें हमें जो है डिजाइन करना होता है। जो हमारा डायग्राम तैयार हो गया, डाटा फ्लो डायग्राम तैयार हो गया, ठीक है, उसके अनुसार जो है अब क्या करेंगे, डिजाइन फेज में आएंगे। और डिजाइन फेज में क्या है, यहाँ पर इट यूज स्ट्रक्चर चार्ट एंड स्यूडो कोड। इसमें जो है डिजाइन के लिए हम स्ट्रक्चर चार्ट को यूज करेंगे और स्यूडो कोड्स जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए ये 2 फेज हो आपने कंप्लीट कर लिए। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में भी दे रखा है दोनों के बारे में, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं हम। पहला है आपका एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज का डिटेल्स में दे रखा है यहाँ पर। एनालिसिस फेज इन्वॉल्व डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डायरेक्टरीज, ये सारी चीजें ऊपर मैंने बता दी है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जिसको ER डायग्राम बोलते हैं आप, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये वाला जिसको आप ER डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जो है इस फेज के अंदर शामिल होते हैं। जिसमें हम देखिएगा पहला हमने यूज किया है वर्ड डाटा फ्लो डायग्राम, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है? इन द डेटा फ्लो डायग्राम द मॉडल डिस्क्राइब हाउ द डेटा फ्लो थ्रू द सिस्टम। इसमें मॉडल जो है ये डिस्क्राइब करता है कि जो डाटा है वो किस तरीके से फ्लो होगा सिस्टम के अंदर। वी कैन incorporate the booleans operators and or link data flow when more than one data flow may be input or आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस। तो इसमें जो बूलियन ऑपरेशंस वगैरह हैं उसका यूज करते हैं हम डाटा पर, ठीक है। एग्जाम्पल एक दे रखा है आपके सामने, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि समझ डाटा फ्लो डायग्राम का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई आपकी। अब दूसरा जो वर्ड है इसके अंदर देखिएगा फेज एनालिसिस में, वो है डाटा डायरेक्टरी इसमें शामिल होती है। डाटा डायरेक्टरी क्या होती है? डाटा डायरेक्टरी क्या होती है? द कंटेंट दैट इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द FED। जो कंटेंट FED में डिस्क्राइब नहीं किया होता है, FED मतलब डाटा फ्लो डायग्राम में जो कंटेंट इस वाले डाटा फ्लो डायग्राम में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, दिखाया नहीं गया, वर्णित नहीं किया गया है, वो जो है कहां पर दिखाया जाता है? डेटा डायरेक्टरी में दिखाया जाता है, ठीक है। वो डेटा डिस्क्राइब किया जाता है डेटा डायरेक्टरी में। इट डिफाइन द डेटा स्टोर एंड रिलेवेंट मिलेगी। ये डेटा स्टोर को और उसके रिलेवेंट जो मीनिंग्स होते हैं उनको डिफाइन करता है। फिजिकल डेटा डायरेक्टरी फॉर डेटा एलिमेंट दैट इट फ्लो बिटवीन प्रोसेस, बिटवीन एंटिटीज एंड बिटवीन प्रोसेस एंड एंटिटीज में बी इंक्लूडेड, ठीक है। दिस वर्ड also include description of data elements that flow external to the data stores। ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन जो है इंक्लूड करता है जो कि डेटा एलिमेंट्स का, ठीक है। एक यहाँ पर तीसरा मैंने आपसे बताया स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कहाँ गया अपना? ये वाला डेटा एनालिसिस में, ठीक है। ये वाला ये जो वर्ड है ये हमने ये दोनों डिस्कस करिए। अब यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इसको डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पर ER रिलेशनशिप डायग्राम को डिस्कस, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एनालिसिस फेज के यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? जो इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं जो कंपोनेंट्स, उसको पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज सिमिलर टू द डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल के सिमिलर होता है ये। इट स्पेसिफाई हाउ मच टाइम द फंक्शन विल टेक टू एग्जीक्यूट एंड डेटा एक्सेस्ड triggered by events, ठीक है। It also describe all of the states that an object can have। सारी states जो है जो एक ऑब्जेक्ट के पास रहती है वो इसमें शामिल होती है। That event under which an object change states, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टेट्स को चेंज करता है। The condition must fulfill before the transition will occur and activities undertaken during the life of object, ठीक है। उसके बाद में ER डायग्राम है। ER डायग्राम स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन द डाटा स्टोर। यहाँ पर इससे नाम से आपको पता चल रहा है इसका फुल फॉर्म का क्या है ER डायग्राम का, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। ER डायग्राम, तो यहाँ पर देखिएगा ER डायग्राम जो है क्या करता है? एक रिलेशन क्या करता है? एक रिलेशन जो है ये मतलब कि एक बनाता है, रिलेशनशिप जो है स्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
एंटिटी रिलेशनशिप इसका नाम है। ईआर डायग्राम का पूरा ये आपको ध्यान रखना है। ईआर डायग्राम, ई मतलब एंटिटी, आर मतलब रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ईआर नाम से आपको जो है पता चल रहा है, जो ईआर डायग्राम है एक रिलेशनशिप जो है ये स्पेसिफाई करता है बिटवीन डाटा स्टोर के बीच में। इट बेसिकली यूज इन डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन में मोस्टली जो है ईआर डायग्राम को यूज किया जाता है। इट बेसिकली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एंटिटीज। और ये जो है डिफरेंट एंटिटीज के बीच में क्या करता है, एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। तो हमने अभी क्या एनालिसिस फेज का कंप्लीट कर लिया। जो दो फेज थे, एक एनालिसिस फेज, उसके जो पार्ट्स थे हमने पढ़ लिए। अब दूसरा आता है आपका डिजाइन फेज। डिजाइन फेज की अगर बात करते हैं तो डिजाइन फेज इन्वॉल्व स्ट्रक्चर चार्ट एंड स्यूडो कोड्स। इसमें दो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, दो चीजें। एक तो आपका दो पार्ट होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर चार्ट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और एक स्यूडो कोड्स होते हैं। ठीक है, स्यूडो कोड के बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियोज में डिस्कस किया था, बताया था क्या होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर चार्ट की बात करते हैं। इट क्रिएट बाय द डेटा फ्लो डायग्राम। स्ट्रक्चर चार्ट किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, डेटा फ्लो डायग्राम के द्वारा क्रिएट किया जाता है। स्ट्रक्चर चार्ट स्पेसिफाई हाउ डीएफसी यानी कि डाटा, यहाँ पर जो है डाटा फ्लो डायग्राम, डीएफएस प्रोसेस आर ग्रुप्ड इनटू टास्क एंड एलोकेट टू सीपीयू। ये आपका यहाँ पर जो है क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि जो कैसे जो है जो प्रोसेसेस है उनको ग्रुप किया जाए, एक उनका एक मतलब कि ग्रुप बनाया जाए टास्क के अंदर, और उनको एलोकेट किया जाए सीपीयू के लिए। ठीक है, सीपीयू को भेजा जाए। द स्ट्रक्चर चार्ट डज नॉट शो द वर्किंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस और मॉडल एंड डज नॉट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा और डाटा फ्लोज। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर चार्ट जो है, जो इंटरनल प्रोसेस होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उनको शो नहीं करता। जो बाहरी प्रोसेस होता है, जो हमारे काम की होती है, उन्हीं को शो करता है स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एंड डज नॉट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा एंड डाटा फ्लो। डाटा और डाटा फ्लो के बीच में ये जो रिलेशनशिप होता है उसको भी हमें शो नहीं करता। सिमिलर टू अदर SAST टूल्स, जैसे कि और अन्य SAST टूल्स करती हैं। ठीक है, इट इज टाइम टू कॉस्ट डिपेंड, इट इज टाइम and cost independent and there is no error checking technique associated with this tool। ठीक है, ये कॉस्ट इंडिपेंडेंट होता है और इसके अलावा जो है कोई भी एरर चेकिंग टूल्स टेक्निक्स जो है इसके साथ एसोसिएट नहीं होती है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो यहाँ पर है हमारा स्यूडो कोड। दिस इज एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम। ये क्या है, एक एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम होता है। इट इज एन informal way of programming that doesn't require any specific programming language और टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो है अगला टॉपिक आता है, वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग होती क्या है, ये समझते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, देखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इज ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स यूजिंग मॉडल्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या है, मतलब कि एक वे है ऑफ थिंकिंग या सोचने का एक तरीका होता है अबाउट प्रॉब्लम्स के बारे में यूजिंग मॉडल ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स। रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल होता है, उसको प्रयोग करके हम जो है एक मतलब कि जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में सोचने का जो है एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। द फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट इज द ऑब्जेक्ट्स विच कंबाइन बोथ डाटा एंड बिहेवियर। इसका मतलब कि इसके अंदर जो यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नाम आपके सामने है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कि इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऑब्जेक्ट्स को जो है इसमें यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपने पढ़ी है पिछले वीडियोज में, मैंने बताया था, वहीं से थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है ये चीजें। तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऑब्जेक्ट्स को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर डेटा और बिहेवियर दोनों चीजें यहाँ पर अपने साथ रखता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होती है। इज ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम के बारे में सोचने की एक तरीका है, एक रास्ता है, आप कह सकते हैं, यूजिंग मॉडल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, मॉडल्स को ऑर्गेनाइज्ड करके। उसके बाद में देखिएगा आगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मैंने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट्स जो है ये दो बिहेवियर, एक स्टेट जो है अपनी शो करता है इसके अंदर, और एक अपना बिहेवियर इसमें शो करता है। तो
ऑब्जेक्ट्स की अगर यहाँ पर बात करते हैं जो इसमें यूज किया गया है, एक ऑब्जेक्ट्स की दो चीजें होती है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। एक तो ये अपनी स्टेट रखता है, स्टेट जो डेस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी, ठीक है, वो रखता है, और एक इसका बिहेवियर कैसा है वो यहाँ पर शो करता है, व्हाट इट कैन डू और व्हाट कैन बी डन टू इट, ठीक है। तो ये इसका बिहेवियर एक एग्जाम्पल से समझते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। देखिएगा, द स्टेट ऑफ ए बैंक अकाउंट इंक्लूड इट अकाउंट नंबर। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक बैंक है, उसकी स्टेट, ये आपका क्या है, बैंक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसकी स्टेट अगर हमें जाननी है तो स्टेट क्या होती है, इंक्लूड अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर है वो क्या है, उसकी स्टेट है। करंट बैलेंस क्या है, उसका स्टेट है, क्या है, करंट बैलेंस, और जो अकाउंट नंबर है वो इसके स्टेट है। वहीं इसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर जो हमने उसके अंदर पैसे डिपॉजिट किए हैं, जो हमने उसके अंदर विड्रॉल्स किए हैं, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, बिहेवियर्स के अंदर आते हैं। ये ऑब्जेक्ट के बिहेवियर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, वन ऑफ द की चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंप्यूटर साइंटिस्ट इज हाउ टू हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी। जब यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ठीक है, सबसे पहले के टाइम पे उनके सामने एक बड़ी चुनौती आती थी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक कह सकते हो कि एक, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, ठीक है, हिंदी में एक्चुअली एक्सप्लेन जटिल कह सकते हैं आप, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक जटिलता। तो पहले के टाइम पे जो है डेवलपिंग वगैरह में काफ़ी जटिल थी, काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी रहती थी, ठीक है। टू मेन कॉन्सेप्ट यूज टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी एंड मॉडुलरिटी एंड एब्स्ट्रैक्शंस। यहाँ पर देखिएगा, जो मतलब कि मॉडुलरिटी मीन्स यहाँ पर ये ब्रेकिंग ए लार्ज, दो यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट यूज किए गए। कौन कौन से, जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है इसको हैंडल करने के लिए दो मेन कॉन्सेप्ट को जो है यूज किया जाता था। एक तो यहाँ पर कौन कौन सा, एक तो आपका मॉडुलरिटी और एक एब्स्ट्रैक्शन। इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है पहले जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको कम किया जाता था, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं मॉडुलरिटी की। तो मॉडुलरिटी में क्या होता है कि ब्रेकिंग ए लार्ज सिस्टम अप इनटू द स्मॉलर पीस अंटिल ईच पीस बिकम सिंपल एनफ टू हैंडल ईच। जब तक कि कोई जो है लार्ज सिस्टम है उसको डिवाइड किया जाता था छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांटा जाता था, तब तक कि वो ईजी नहीं हो जाता था, मतलब कि उसको हैंडल करना ईजी नहीं हो जाता था, तब तक उसको जो है छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया जाता था। तो ये तो होता था मॉडुलरिटी। दूसरा यूज किया जाता था एब्स्ट्रैक्शन, जो कि फोकस्ड ऑन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ए एप्लीकेशन वाइल इग्नोर्ड डिटेल्स। इसका मतलब होता है कि जो मेन जो मतलब की डिटेल्स, जो इन्फॉर्मेशन थी उन पर फोकस करना, बाकी की जो बिना काम की जो मतलब की चीज़ें थी उनको इग्नोर करके जो एसेंशियल जो मतलब की पार्ट था उसका, ठीक है, उसको यहाँ पर दिखाना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर यूज की जाती थी, किसके लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ, ओवर द ईयर्स computer scientists have developed a number of approaches to achieve modularity and abstractions. The latest these approaches is object oriented, जिसको OOP शॉर्ट में कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में जो है दिन ब दिन या फिर ईयर बाय ईयर जो है जो साइंटिस्ट है वो कई सारी अप्रोचेज जो है यहाँ पर सामने लेके आए, ठीक है, मॉडुलरिटी और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। यहाँ पर कई सारी टेक्निक्स जो है ये लेके आए सामने, और उन्हीं में से जो है एक जो अप्रोच रही है वो रही है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, इसको शॉर्ट में OOP बोलते हैं। तो ओ जो है एक अप्रोच है मॉडुलरिटी और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, ठीक है। द की कॉन्सेप्ट इन OO इज फोकस ऑन इज ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग UML, ये आपका टॉपिक था ऊपर। तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेड क्या होता है। अब उसके अंदर यूजिंग UML लिखा हुआ था, तो UML को पहले समझते हैं कि UML क्या होता है। UML की अगर बात करते हैं, देखिएगा UML यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML का फुल फॉर्म क्या था है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। देखिएगा यहाँ पर इसकी थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। तो एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग,
कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम एज वेल एज फॉर बिजनेस मॉडलिंग। देखिएगा यहाँ पर क्या मतलब है इसका, ये देखिएगा आप कह सकते हैं एक तरीके से स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज है। यूनिक डिफाइंड मॉडलिंग या यूएमएल जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज। ये ग्राफिकल लैंग्वेज है, जैसे आपकी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, कोबाल हो गई, लेकिन उनकी तरह यहाँ पर नहीं है कि वैसे की तरह। उसमें हम क्या करते हैं, कोडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसमें इसके अंदर हम जो है ग्राफिक्स का यूज करते हैं। ये ग्राफिकल लैंग्वेज है, ये चीज़ यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज है ये, जो कि स्पेसिफाई करती है इज विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है उसकी विजुअलाइजेशन हमारे सामने रखती है, उसको स्पेसिफाई करती है, कंस्ट्रक्ट और डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका हमें प्रोवाइड करवाती है, एज वेल एज द फॉर बिजनेस मॉडलिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यूनिक डिफाइंड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या है। एक लैंग्वेज है, एक स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज है, ग्राफिकल फॉर्म में जो मतलब कि हमारा सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। UML is different from the other common programming language such as C++, Java, COBOL। उनसे ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो हमें जो है वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, Java, उसमें हम कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें ग्राफिकल व्यू प्रदान नहीं करते, जबकि यहाँ पर जो UML है ये ग्राफिकल व्यू प्रेजेंट करती है, ठीक है। UML इज ए पिक्चोरियल लैंग्वेज यूज टू मेक सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट। किसी भी सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये एक पिक्चोरियल लैंग्वेज है, यानी कि सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट दिखाने के लिए हमें पिक्चर की फॉर्म में जो है ये हमें डेटा को जो है सिस्टम को दिखाती है, ठीक है। चलिए, द UML यूजली यूज मोस्टली ग्राफिकल नोटेशन टू एक्सप्रेस द OO मॉडलिंग एंड डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तो ये मोस्टली जो है ग्राफिकल नोटेशन, जो चित्रित जो ग्राफिक्स है उनका उपयोग करती है किसी भी जो मतलब कि OO मॉडलिंग है उसको डिजाइन करने, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन या प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइंस। जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन को, उनको सिंप्लीफाई कर देती है, क्योंकि एक पिक्चोरियल व्यू हमें ये देती है, ठीक है। चलिए, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिंपल, पहला तो मेन रीजन इसका यही है कि एक पिक्चोरियल व्यू हमें एक तो होगा कि आप किसी पिक्चर को देख के कोई काम करें, एक फोटो को देख के, ग्राफिक्स को देख के कोई काम करें। एक तो मान लीजिए, एक तो हो गया कि आपने कोई मकान आपने कोई घर बनाना है, एक तो आपने उसका पहले मैप बनाया, एक पिक्चोरियल व्यू, ग्राफिकल व्यू बनाया और उसको डिजाइन किया, तो आपको बनाने में ज़्यादा आसानी रहेगी कि हाँ ये ऐसे बनाना। और एक आपने जो है जो कारीगर है उनको बोल दिया कि आप ऐसे ऐसे, मुंह से बोल के बता दिया, मुंह से बोल के समझाया कि आप ऐसे ऐसे बनाना, और एक आपने उनको वो जो आपका नक्शा है वो देके बताया कि आप ऐसे बनाना। तो आप कैसे समझ में आएगा उनको, जल्दी कैसे समझ में आएगा? मैप से समझ में आएगा उसको, तो उनको जल्दी, ठीक है। तो ये ही इसका मेन रीजन है इसको यूज करने का, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये पिक्चोरियल लैंग्वेज है, ये हमको पिक्चर की फॉर्म में डेटा को शो करती है। टाइप्स ऑफ UML डायग्राम। UML डायग्राम के कुछ टाइप्स हैं, किस किस टाइप्स में डायग्राम दिखाती है हमें, ठीक है। यूज केस डायग्राम बनता है इसमें, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम बनता है, कोलैबोरेशन डायग्राम और स्टेट डायग्राम्स। ये कुछ टाइप्स हैं इसके, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टेस्टिंग का। कौन सा? टेस्टिंग। नाम से आपको पता चल रहा है टेस्ट करना किसी। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा सॉफ्टवेयर जो है एनालिसिस, उसमें पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सॉफ्टवेयर को बना शुरू से लेकर जब तक वो रन हो जाता है, स्टार्टिंग से लेकर, एनालिसिस से लेकर जो है रनिंग तक का जो प्रोसेस है वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जो है हमारा ऊपर का काम कहाँ तक हो गया आपको पता है, डिजाइनिंग तक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की। क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग में चेक करेंगे कि जैसे रिक्वायरमेंट्स हमारी वैसे प्रॉपर काम कर रहा है आपका जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है वो, या फिर नहीं कर रहा है। जो आउटपुट है जैसा हमारी आवश्यकता है वैसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है टेस्टिंग के अंदर। टेस्टिंग में दो कैटेगरीज को कंसिडर किया जाता है। एक तो आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है और एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें जो है it emphasizes on input data and expected output of the system। इसमें जो है इनपुट आउटपुट पर जो फोकस किया है, मतलब कि यहाँ पर आउटपुट कैसा मिल रहा है सिस्टम का, सिर्फ ये देखा जाता है सिस्टम का आउटपुट ठीक मिल रहा है तो भी सब कुछ ठीक है, ओके है। इंटरनल कोई चीज़ें इसमें जो है, कोई प्रोसेस वगैरह जो इंटरनल क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है,
और क्या रिलेशन जो है उसमें बन रहा है, क्या जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और क्या यहाँ पर जो है कंसंट्रेट्स कंपैरिजन वगैरह जो है उसमें शामिल है। तो ये चीज़ें उनको मायने नहीं रखती ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। उनको मतलब है आउटपुट जैसा हम चाह रहे हैं वैसा मिल गया तो बस ठीक है आपका सिस्टम, ठीक है। वहीं यहाँ पर दूसरा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, पूरा प्रोसेस इसमें जो है शामिल होता है। इसमें आपका इनपुट से लेकर आउटपुट के बीच का जो प्रोसेस होता है, जिसमें प्रोसेसिंग हो गई, आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है लग रहे हैं आपके, जो यहाँ पर रिपीटेशन और आपका कंस्टेंट कंपेरिजन वगैरह जितना भी जो प्रोसेस हो रहा है टास्क हो रही है इसमें, सारा इनपुट से लेकर आउटपुट के बीच का जो प्रोसेस है वो इसमें व्हाइट टेस्टिंग के अंदर चेक किया जाता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर टेस्टिंग को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। अब टेस्टिंग हमारा कंप्लीट हुआ है, अब आते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस पे। अब हमारी टेस्टिंग हो गई, अब सिस्टम को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है सिस्टम को, ठीक है। और उसके बाद में सिस्टम अगर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए न्यू और रिवाइज सिस्टम डिजाइन इनटू ऑपरेशनल वन। तो यहाँ पर देखिएगा कन्वर्जन, इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर देखिएगा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए न्यू रिवाइज सिस्टम डिजाइन इनटू ऑपरेशनल वन। यानी कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कोडिंग बनाई है, जो नया सिस्टम बनाया है, ठीक है, उसको ऑपरेशनल फॉर्म में बदलना। आपने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बना दिया, ठीक है, बना के एक ढांचा उसका तैयार कर दिया आपने, लेकिन अब उसको रन करवाना है। उसको क्या करना है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपने बनाया है, उसको प्ले स्टोर पे अपलोड रन, आपको लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करोगे, आप उसको जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर है उस पर अपलोड करोगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, ठीक है, चीज़ें हो गई। जो मतलब एक जो हमारा पिक्चोरियल व्यू था उसको ऑपरेशनल व्यू में जो है आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डिजाइन करके। तो ये होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। वहीं सिस्टम मेंटेनेंस की बात करते हैं। आपने मान लीजिए सिस्टम को बना दिया, तैयार कर दिया, उसके बाद में उसको मेंटेनेंस किस प्रकार से करोगे आप, ठीक है। जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग, ठीक है, और मॉडिफाइंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक रिक्वायर्ड और डिस्क्राइबेबल इंप्रूवमेंट में भी टर्म्ड एज सिस्टम मेंटेनेंस। तो ये सारे काम जो है सिस्टम मेंटेनेंस में आते हैं। टाइम टाइम पे जो है उसको मॉनिटर करना सिस्टम को, ठीक है, उसके अंदर कुछ जो चेंजेस करने हैं वो करवाने हैं, अपडेट करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ तक जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गई आपको चीज़ें। यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है इसमें हमने कवर किया है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का, और उम्मीद है ये चीज़ें आपको सारी जो है समझ में आ गई। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा।